अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर ताहिरा। प्रोग्राम में आप देख रहे हैं सेहत सबके लिए। सर्दियाँ आ चुकी हैं, खूब ज़ोरों पे हैं और सर्दियों के आते ही सर्दियों के मसाइल भी शुरू हो जाते हैं। बल्कि सर्दी, खांसी, ज़ुकाम, हर कोई खांस रहा होता है, गला ख़राब होता है, बार बार जो है वो फ्लू भी होने लगता है और साथ साथ बेशुमार और मसाइल हो जाते हैं क्योंकि हिलते जुलते भी ज़्यादा नहीं है, तो साथ कब्ज़ भी हो जाता है और जिनको ज़्यादतीज़ होती है या जिनका दिल का मसला होता है वो भी जो है वो बढ़ जाता है। हाथ पाँव के ऊपर क्योंकि बिल्कुल सर्दी इतनी ज़्यादा हो रही होती है कि बिल्कुल खून जमने लगता है और बहुत ज़्यादा तकलीफ भी बहुत सारे लोगों को होती है, जोड़ों के दर्द भी शुरू हो जाते हैं। इसलिए आज हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियो में प्रोफेसर डॉक्टर जमाल जफ़र, जो पिम्स के हेड भी रह चुके हैं, मेडिकल स्पेशलिस्ट हैं, उनकी डायबिटोलॉजी जो है वो स्पेशलिटी भी है। हम बहुत बहुत उनको वेलकम करते हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, कैसे हैं आप? सबसे पहले तो डॉक्टर साहब, हर कोई आजकल खांस रहा है, हर किसी का गला ख़राब है, तो क्या करें कि सर्दियों में ये जो गला है ये ना पकड़ा जाए, ज़ुकाम ना हो, बच्चों को बड़ों को क्या करना चाहिए? हाँ जी, बड़ा इम्पोर्टेंट सवाल है। इसमें बेसिकली जो हम लोगों का कुछ हम लोग एहतियात के मामले में ना कुछ थोड़े से लूज़ हैं और हम लोग जितना हमें थोड़ा सा हर मौसम के हिसाब से हमें जो चीज़ें करनी चाहिए उस तरीके से हम उसको एहतियात नहीं करते। अक्सर मैंने देखा है कि ख़ासकर जवान जो से होते हैं वो कपड़ों का ख्याल नहीं रखते कि जी कपड़ा कैसा पहनना चाहिए, सर्दियों में कवर करना चाहिए। ख़ासकर मोटरसाइकिलों पे जा रहे होते हैं और मोटरसाइकिलों पे ना उन्होंने हेलमेट पहना होता है, ना उन्होंने कोई ग्लव्स पहने होते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो सी है ना, इंसान की जब सर्दी ज़्यादा होती है तो ये इंसान की इम्यूनिटी कम हो जाती है, खून की गर्दिश कम होती है। खून की गर्दिश खासकर लिम्स में अपना यानी हाथों में, पाँव में, इन चीज़ों में कम होती है। इसी तरह फिर वो सारा कुछ ना फिर वो जिस्म में खून की गर्दिश कम होना शुरू हो जाती है, जिस्म में कोल्डनेस आ जाती है, जिसकी वजह से फिर इन्फेक्शंस और ये जरासीम जो से है ना, ये उसमें हमला करते हैं और ये आम तौर पे वायरल इन्फेक्शंस होती हैं। और फिर उसके बाद एक दफ़ा जब शुरू हो जाए तो हर मरीज़ में ये मुख्तलिफ़ किस्म की नौइयत की प्रेजेंटेशन करते हैं। कुछ लोग जो होते हैं जिनमें क़ुव्वत मुदाफ़ियत काफ़ी अच्छी होती है, वो तो जो है ज़रा जल्दी रिकवर कर जाते हैं, लेकिन कुछ लोगों में ये पेचीदगियाँ बहुत बढ़ जाती हैं जिसमें नमूनिया वगैरह भी हो सकता है और इवन जानलेवा साबित हो तो सकती ये हैं। जो वैक्सीन है, फ्लू वैक्सीन, जी जो जी कि कोरोना के दिनों में स्पेशली बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गया कि भाई हर हर साल क्योंकि फ्लू का वेरिएंट चेंज हो जाता है तो जी आप वैक्सीन लगाएं, तो क्या लोगों को ये वैक्सीन लगवा लेना चाहिए फ्लू का? जी जी, पहले उससे पहले मैं ज़रा सा सिम्टम्स की बात कर लूँ कि सिम्टम्स में जो है आम तौर पे जो होते हैं जो नॉर्मल से पेशेंट होते हैं, जिस तरह कॉमन सा फ्लू होता है, लोगों को थोड़ा सा नाक बहना शुरू हुआ, जिस्म में दर्द हुआ, थोड़ा सा हल्का सा बुखार हुआ, वो ठीक हो जाते हैं। लेकिन कुछ लोगों को जिस्म में बहुत शदीद दर्द होता है, उनको सर्दी लगती है बहुत शदीद, कमज़ोरी बहुत ज़्यादा हो जाती है और उसके साथ जो है उनका फ्लू भी बहुत ज़्यादा, नाक बहना और गला ख़राब होना, और उसके साथ जो सी है उसकी इवन उससे साथ फिर जिस्म पे और असरात आना शुरू हो जाते हैं। तो ये बीमारी जो सी है ना, इसका ड्यूरेशन तकरीबन 7 डेज़ तक रहता है ठीक आम है। लोगों में। और इसमें 3 किस्म के स्ट्रेन होते हैं, वायरस ए बी सी, इन्फ्लुएंजा के वायरसेस होते हैं, उनके स्ट्रेन होते हैं। और ये जो है बस उसकी मैंने बताया कि वेरिएशन है, हर बंदे में मुख्तलिफ तरीके से प्रेजेंट करता है। ठीक है। और उसके बाद आपने जो फ्लू वैक्सीन की बात की है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। फ्लू वैक्सीन जो सी है ना, रिकमेंडेड है 5 साल से कम उम्र के लोगों को, और या फिर उसके बाद 60 साल से ज़्यादा उम्र के लोगों ठीक को, है। हर बंदे को रिकमेंडेड है। उसके बाद अगर किसी को कोई सांस का मसला है, फेफड़ों का कोई मसला है, किसी को पुरानी ट्यूबरकुलोसिस हो चुकी है, या कोई स्मोकर है, कोई अल्कोहल ज़्यादा यूज़ करते हैं, उसके बाद किसी को जिगर का मसला है, या किसी को लंग्स इसका किडनी का मसला है, तो ये सब लोग ऐसे लोग हैं जो वल्नरेबल हैं, जिन लोगों की इम्यूनिटी आम लोगों के मुकाबले में क़ुव्वत कम होती है। मुदाफ़ियत कम होती है। तो ये तमाम लोग ऐसे हैं जिनको वैक्सीन लगवानी चाहिए। लेकिन बदकिस्मती ऐसी कि इस मुल्क में इस वक्त जो सी है वैक्सीन भी अवेलेबल नहीं है हमारे पास, जिसकी अच्छा। वजह से बड़े प्रॉब्लम हो रहे हैं। बल्कि मैं आपके थ्रू जो है अरबाब इख्तियार को कहूँगा कि ये जो है किसी तरीके से ये वैक्सीन अवेलेबल अवेलेबल करें। करवाएं। अच्छा, क़ुव्वत मुदाफ़ियत वैसे बढ़ाने के और क्या तरीके होते हैं? आपने ये तो कहा कि ठीक है हम अच्छा अपने आप को वार्म रखें, एक्सरसाइज भी करें, तो डाइट के अंदर हम ऐसी क्या चीज़ें लें? विटामिन सी क्या उसका रोल है, नहीं है, क्या है? देखिए, आप मेरा तो ख्याल ये है कि विटामिन सी आप हर शख्स को नहीं दे सकते। इसमें जो है ना, अगर हम नॉर्मल एक बैलेंस डाइट लें और उसमें जनाब हमारे पास एक फल भी लें,
सब्जियां भी खाएं, सैलड्स वगैरह भी लें, और नॉर्मल जो खाना होता है उसमें प्रोटीन भी थोड़े से हों। तो ये चीज़ें जो सी हैं, दूध भी पिए इंसान, अंडा ले ले, फ़िश इस्तेमाल कर से, तो इसमें से कोई भी चीज़ इस्तेमाल करे तो ये जो सी है ना, इसके साथ विटामिन्स की किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं रहती। ठीक है। तो अगर इंसान इस किस्म की चीज़ें ना ले तो फिर उसके बाद इस किस्म की फूड सप्लीमेंट्स पे जाना पड़ता है। और दूसरा चीज़ जो है, बहुत ज़्यादा ठंडे मशरूबात, खासकर ये फिज़ी ड्रिंक्स वगैरह जो हैं, कोशिश करनी ये ना चाहिए लें। कि इनको बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए। और उसके अलावा अपने गरारे वगैरह रेगुलर बेसिस पे ठीक है। करने चाहिए। और सबसे मैं इम्पॉर्टेंट चीज़ है, मैंने देखा है कि ये सबसे ज़्यादा जो है ना, कोल्ड एक्सपोजर इससे होता है कि एकदम गर्मी सर्दी में बाहर निकल गए, निकल और गए। ख़ासकर सुबह और शाम के वक्त ये प्रॉब्लम ज़्यादा होते हैं। और इसमें जो सी है ना, बहुत इंपॉर्टेंट जो प्रिवेंशन है वो ये है कि जुराबें जो सी है ना, पहनना बहुत ज़रूरी है। हमारे लोग जुराब नहीं पहनते, और वो जो है ना, इसमें जो है ना, सबसे ज़्यादा कहते हैं रशिया वगैरह, यहाँ से स्टडीज़ हुई हैं, उसमें देखा गया कि जो लोग सही तरीके से जुराब वगैरह इस्तेमाल करते हैं और स्कार्फ वगैरह लेते टोपी हैं, पहनते हैं। उनमें ये जो सी है इन्फेक्शन, वो फिर सख्त सर्दी में भी बर्फ़ भी पड़ रही होती है तो वो आइसक्रीम भी खा लेते हैं तो उन्हें कुछ नहीं तो होता। बेसिकली टोपी हो गया, मफलर हो जी, गया, आपकी छाती के हाँ ऊपर स्वेटर हो गया, जी, और जुराबें हो जुराबें गई। बहुत ज़रूरी है, और ग्लव्स, जब आप कोई खासकर मोटरसाइकिल वगैरह या अच्छा। सुबह शाम के वक्त जब सर्दी ज़्यादा हो तो उस वक्त ग्लव्स इस्तेमाल करने चाहिए। अच्छा, हमारे यहाँ बहुत सारे लोग जो है ना, वो बच्चों को भी और खुद भी कॉफ सिरप पे बहुत ज्यादा उनका जोर होता है। वो धड़ाधड़ कॉफ सिरप पीते हैं, उससे जरा नींद भी अच्छी आ जाती है, बच्चा भी सो जाता है। तो इसके भी हार्मफुल इफेक्ट्स और इफेक्ट्स के बारे में थोड़ा बताइए। ये डेफिनेटली कफ सिरप्स में आम तौर पे एंटी हिस्टामीन्स होते हैं, और उसके अलावा थोड़े से एक्सपेक्टोरेंट्स होते हैं, कुछ और इंग्रेडिएंट्स भी इसमें होते हैं। तो मैं तो फ्रैंकली स्पीकिंग कफ सिरप्स के इतने ज़्यादा रोल नहीं है। अगर देना ही है तो किसी को अगर सांस की नालियाँ तंग होती हैं तो उसको ब्रोंकोडायलेटर। ब्रोंकोडायलेटर्स वगैरह जो है, नेबुलाइजेशन वगैरह, उन चीज़ों का ज़्यादा रोल है। सबसे बेस्ट जो है कफ सिरप जो है ना, अगर आप शहद नीम गर्म पानी बिल्कुल। में डालें तो दैट इज़ द बेस्ट थिंग। उसको जो है ना आप इस्तेमाल कर सकते हैं, घर में ये टोटका करके देखें, उसमें कोई काली मिर्च वगैरह शहद में डाल के वो इस्तेमाल कर सकते हैं, तो इससे खांसियाँ मैंने देखा है बड़ी अच्छी कंट्रोल हो जाती हैं। अच्छा, एटमॉस्फेयर क्योंकि बहुत ज़्यादा ड्राई भी हो जाता है, तो बहुत सारे लोगों की थ्रोट में वैसे ही ड्राइनेस और जैसे खारिश सी होने लगती है थ्रोट के अंदर, नाक से भी खून आने लगता है। तो ये जो ड्राइनेस है, इसको कैसे हम प्रिवेंट कर सकते हैं? ह्यूमिडिफायर वगैरह भी यहाँ पे इतना तो नहीं हाँ, मुमकिन। तो उसमें यही है कि अगर घर में हीटर वगैरह चलाते हैं तो हीटर के सामने कोई पानी के पानी। बर्तन रख लें जिसके साथ ह्यूमिडिफिकेशन थोड़ी सी हो जाए। उसके बाद वज़ू शुरू करें तो नाक के अंदर अच्छी तरह पानी डालें, और इसी में वज़ू में एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ है कि वज़ू जब भी हम करें उसके बाद अच्छी तरह हाथों और पाँव को खुश्क करें, क्योंकि जितने हाथ पाँव ठंडे रहते हैं उसमें खून की नालियाँ तंग हो जाती है, उससे सर्कुलेशन भी कम होती है, जिसके साथ ये और प्रॉब्लम। तो ये जो है करना, उसके अलावा नाक में जैतून के तेल से उधर थोड़ा सा उंगली से ठीक है। तेल लगा लें, तो इससे ये जो सी है ना ड्राइनेस वगैरह, और ज़्यादातर ड्राइनेस और ये जो से गले के खराबी मैंने देखा है कि हमारे हर लोग अब खाने में बहुत ज़्यादा बदएहतियाती करते हैं, ओवर ईटिंग करते हैं, जिसकी वजह से रिफ्लक्स जो सा है, एसिड रिफ्लक्स की वजह से भी हमारे ये गले अक्सर ख़राब रहते हैं, और लोग अक्सर ये कंप्लेन करते हैं और धड़ाधड़ एंटीबायोटिक खा रहे होते हैं, हालांकि किसी एंटीबायोटिक की ज़रूरत नहीं होती। और वो खाते ही सो भी जाते हैं, हाँ जी, लेट भी जाते हैं। एग्जैक्टली। अच्छा डॉक्टर साहब, इस मौसम में स्पेशली हार्ट के मसले और डायबिटीज़ जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ भी जाती है, क्योंकि आपने जैसे पहले कहा कि आपके खून की जो रवानी है वो इफ़ेक्ट हो जाती है, हरकत नहीं रहती। तो इसको डायबिटीज़ कंट्रोल स्पेशली सर्दियों के मौसम में कैसे किया जाए, इसके ऊपर ज़रूर बात कीजिए। जी, उससे पहले मैं थोड़ी सी हाथों के बारे में बता दूं कि जो हाथ जो से है ना, ये सर्दियों में जो हाथों के प्रॉब्लम्स होते हैं लोगों के, अक्सर बड़ा कॉमन सा होता है कि हाथ सूज जाते हैं, जी, उंगलियां सूज चिलबेंस। जाती हैं, सुर्ख हो जाती हैं, उनमें जलन शुरू हो जाती है, उनमें खारिश शुरू हो जाती है, बाज़ को तो जामुनी रंग की हो जाती जी। हैं, और ये लोगों के लिए बड़ा ट्रबल सम किस्म की सिचुएशन होती है। तो खासकर ख़वातीन जो बर्तनों का धोती हैं, ये करती हैं, कपड़े धोती हैं। कपड़े धोती हैं, उन लोगों के अगर वो ठंडे पानी के साथ ये काम करें तो उन लोगों में ज़्यादा चीज़ें होती हैं। तो इसकी सबसे इम्पॉर्टेंट एक तो ये है कि एकदम गर्म हीटर के सामने हाथ नहीं सेकने चाहिए ऐसे लोगों को बहुत ज़्यादा गर्म पानी नहीं इस्तेमाल करना चाहिए उस वक्त के उसको ठीक करने के लिए। और उसके अलावा प्रिवेंशन यही है कि जब भी वो हाथ और पाँव अपने गीले करने होते हैं, एक तो नीम गर्म कोशिश करें कि सर्दियों में नीम गर्म पानी इस्तेमाल करें, ठीक है। लेकिन जब भी वो अपने हाथ पाँव धो के हटें तो फ़ौरन उसको ना तौलिए से अच्छी तरह ड्राई करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये ट्राई करके देखे कोई भी बंदा, उससे इतना ज़्यादा फ़ायदा हो जाता है। ना वो पाँव ठंडे होते हैं जो सर्दियों में अक्सर होते हैं, वो ठंडे भी नहीं होते, और उसके साथ जो है ना वो खून की सर्कुलेशन ठीक रहती है।
तो उसके बाद तो फिर आगे जो नॉर्दर्न एरिया में वहाँ तो फ्रॉस्ट बाइट भी हो जाती है अगर आप ज़्यादा वो करें। लेकिन ये आहिस्ता आहिस्ता अगर ये आप बार बार ये होता रहे ना, इसको चिलब्लेन कहते हैं, तो इससे फिर क्या होता है कि स्किन थिक हो जाती है, स्किन के जो से स्वेट ग्लैंड खत्म हो जाते हैं, और वो जहाँ से ना परमानेंट जो है ना स्किन पर डैमेज हो जाता है। तो इसलिए इसको बचाने के लिए, और यहाँ पे साथ साथ कुछ उन लोगों की उंगलियाँ नीली हो जाती हैं, रेनार्ड फिनोमिना हो जाता है। इसको ये जो है बड़ी कॉमन चीज़ है ख़वातीन में, ख़ासकर सर्दियों में अक्सर देखा, ख़वातीन में भी और बच्चों में भी मैंने देखा है। तो उसके लिए जो है ना आमतौर पे हम लोगों को यही है कि मेन चीज़ ये है कि प्रिवेंशन है। ठीक है सर। डॉक्टर साहब एक कॉलर ले लेते हैं पहले। अस्सलाम वालेकुम, कौन बोल रहे हैं और कहाँ से? वालेकुम अस्सलाम, मैं लियाकत बात कर रहा हूँ इस्लामाबाद से। जी जी, पूछिए लियाकत साहब, क्या मसला है डॉक्टर साहब से? जी, मैंने ये पूछना था कि मेरे ना जिस्म में ना बहुत ज्यादा दर्द रहती है हर वक्त। ठीक है, और उम्र बता दें अपनी। मेरी 29 साल उम्र है जी। आपको शुगर भी है? नहीं, शुगर नहीं है मुझे। अच्छा, और उसके अलावा कोई दवाई तो नहीं खाते आप किसी चीज़ के लिए? मैं जब मुझे मेरे जिस्म में दर्द होती है तो मैं ये बैफलाम की जो गोली है ना, ये मैं खा लेता हूँ। तब मुझे मतलब कि 24 घंटे आराम रहता है। जब उसका असर खत्म होता है तब दोबारा शुरू हो जाता है। आपको कोई टेंशन वेंशन तो नहीं है? नहीं, किसी किस्म की कोई टेंशन नहीं है। अच्छा, आप अपना दूध का इस्तेमाल करते हैं कोई या नहीं करते? जी, दूध पीते हैं या नहीं पीते? दूध मैं नहीं पीता। ये मुझे तो लगता है कि आपके जिस्म में विटामिन डी की कमी है, जिसकी वजह से जो डेयरी प्रोडक्ट्स और दूध का कमी की वजह से इंसान के जिस्म में ना विटामिन डी की कमी हो जाती है, तो उससे ये फिर दर्दें वगैरह शुरू हो जाती हैं। अगर आपको कोई बुखार नहीं होता और उसके अलावा खांसी वगैरह नहीं है, कोई और मसला नहीं है, पेशाब का मसला नहीं है, तो मेरा ख्याल ये है कि आप अपना विटामिन डी लेवल चेक कराना चाहिए और आपको दूध का मुसलसल रेगुलर इस्तेमाल करना चाहिए। और अगर विटामिन डी बहुत कम है तो उसके लिए आपको कैल्शियम और विटामिन डी की सप्लीमेंट भी लेने चाहिए। चलिए, बहुत शुक्रिया, थैंक यू जी, बहुत बहुत शुक्रिया जी। डॉक्टर साहब, उसके बाद दूसरी चीज़, एक तो मैंने रेनार्ड फिनोमिना का बताया, उसका भी हल यही है कि आपने सर्दी से बचना है। और आप देखें, बात यह है कि गरीब बंदा जो है ना, उसके लिए जुराबें, ये ग्लव्स वगैरह ये ख़रीदने भी मुश्किल काम है। तो आजकल सेकंड हैंड चीज़ें भी बहुत ज़्यादा मिल जाती हैं, तो मेरा ख्याल है उनको कहीं अच्छी जगह से ये ख़रीद के और इसको ज़रूर इस्तेमाल करना चाहिए। तीसरा, आपने बात की डायबिटीज़ और हाइपरटेंशन, इनकी वर्सनिंग होती है। तो सर्दियों में आमतौर पर ये होता है कि लोगों का एक्सरसाइज लेवल कम हो जाता है। तो डायबिटीज़ के कंट्रोल के लिए डाइट के साथ एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी होती है। तो अगर और उसके बाद कुछ थोड़ा सा खाना पीना भी थोड़ा सा इंसान का थोड़ा बेहतर हो जाता है। सर्दियों में ज़्यादा भूख भी ज़्यादा लगती है, और उसके अलावा खासकर ये हलवे वगैरह इस किस्म की चीज़ें लोग इस्तेमाल, नट्स वगैरह, नट्स तो खैर अच्छी चीज़ है, तो हलवे वगैरह जो उनसे इस्तेमाल करना या कोई और मीठी चीज़ें, तो उसके साथ लेवल वो होता है। तो उसमें कोशिश यही करनी चाहिए कि ऐसे मौके पे सुबह को अगर वॉक नहीं हो सकती तो दिन में किसी वक्त उनको चाहिए कि अपना थोड़ा सा वॉक का रूटीन ना छोड़ें। और उसके अलावा सैलड्स वगैरह और फ्रूट्स वगैरह, खासकर ये सिट्रस फ्रूट्स जो से हैं, इनका इस्तेमाल करें। और कोशिश ये करें कि डाइट को थोड़ा सा बैलेंस रखें और वॉक अपनी कम से कम ज़रूर जारी रखें। तो इसके साथ मेरा ख्याल है कि अपना इतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होता फिर। अच्छा, लेकिन लोग जो है वो दवाइयाँ भी तो छोड़ देते हैं ना। जी, दवाइयाँ तो थोड़े हमारे से पास दवाइयों की कंप्लायंस के ऊपर भी जी बात करें, स्पेशली डायबिटीज को जी, लेकर। पाकिस्तान में एक्चुअली अगर आपको या मुझे भी दवा लंबे अरसे के लिए लेनी पड़े, मैं बात कर 5 दिन का एंटीबायोटिक होता है तो उसमें 2-3 डोजेज मिस हो जाती हैं। तो मैं अक्सर सोचता हूँ कि ये जो बेचारे लॉन्ग टर्म इनको ये लेनी पड़ती हैं दवाएं, ये कोई आसान काम नहीं है कि रोज़ाना बैठ के सुबह के वक्त नाश्ते से पहले डॉक्टर ने लिखा ये दवाई लेनी है, नाश्ते के बाद ये दवाई लेनी है। और ख़ासकर कोई बिजी पर्सन जो है उसके लिए बहुत मुश्किल काम होता है। लेकिन ये है कि अब क्या कर सकते हैं, हमारे पास इसका कोई हल नहीं है। अब डायबिटीज़ ऐसी बीमारी है जिसमें क्योर कोई नहीं है, कंट्रोल है। जब आप दवाई नहीं खाएंगे तो वो भी ऊपर चला जाएगा। इसी तरह ब्लड प्रेशर का भी हमारे यहाँ यही है, कोलेस्ट्रॉल का भी यही है। तो उसमें बस यही है कि कोशिश यही करनी चाहिए कि उन लोगों को बस थोड़ा सा कन्विंस करते रहें, काउंसिल करते रहें कि दवाई को रेगुलर कंप्लायंस रखनी है, और कोशिश करें कि मिनिमम दवाइयाँ और एक वक्त में सारी दवाइयाँ दे दें ताकि उनको एक वक्त ही खानी पड़े, तीनों वक्त में खानी पड़े। अच्छा डॉक्टर साहब, हमारे यहाँ भी और बल्कि पूरी दुनिया में डायबिटीज़ ही लीडिंग कॉज ऑफ अंधापन या ब्लाइंडनेस भी है, और डायबिटीज़ की वजह से ही सबसे ज़्यादा हार्ट अटैक और स्ट्रोक, फालिज का अटैक या फिर किडनी का फेलियर भी होता है। और डायबिटीज़ की वजह से ही जो हमारे यहाँ जितने भी लोगों के पैर काटे जाते हैं या एम्प्यूटेशन होता है, डायबिटिक फुट, वो भी होता है। अब इन कॉम्प्लिकेशंस को लोग नहीं समझते कि ये डायबिटीज़ की है, और डायबिटीज़ की दवा तो छोड़ देते कि क्या हुआ, शुगर ही तो अनकंट्रोल्ड है। तो थोड़ा सा इन ऐसी इरिवर्सिबल कॉम्प्लिकेशंस, स्पेशली डायबिटिक फुट और उसकी जो केयर है, क्योंकि उसके ऊपर बात करेंगे लेकिन कॉलर के बाद। जी अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम, कौन बोल रहे हैं, कहाँ से? अच्छा, कॉल ड्रॉप हो गई। जी डॉक्टर साहब बताइए। अच्छा, तो ये जो है आपने जो बात की है, इसमें डायबिटीज़ में
दो तीन किस्म की खून की नालियाँ इन्वॉल्व होती हैं। एक कहते हैं मैक्रोवेस्कुलर, जो बड़ी ज़रा थोड़ी सी खून की नालियाँ होती हैं उसको कहते हैं मैक्रोवेस्कुलर कॉम्प्लिकेशन। उसमें हमारे यहाँ ये हार्ट अटैक, उसके बाद फालिज और ये पाँव की बड़ी नालियाँ बंद होनी, और जिसकी वजह से गैंग्रीन वगैरह हो जाता है, ये मैक्रोवेस्कुलर कॉम्प्लिकेशन है। ये डायबिटीज़ में बस इस तरह समझ लें एक लेमैन के टर्म में कि ये शुगर अगर ज़्यादा होगी जिस्म में तो खून की नालियों में चिपक के खून की नालियों को तंग करती रहेगी। ये लेमैन टर्म है, ये मतलब जी, जी, ये इतना बिल्कुल। सिंपल मैकेनिज्म नहीं है। तो उसके बाद दूसरी हैं माइक्रोवेस्कुलर, एक छोटी छोटी नालियाँ होती हैं, वो जो सी जब इफेक्ट होती हैं तो उसके साथ आंखों की ये जो है अफेक्ट होता है। बीनाई। सबसे पहले उस पे रेटिना पे जो है पीछे पर्दे पे असर पड़ना शुरू होता है, फिर आहिस्ता आहिस्ता अगर हेमरेज हो जाए तो बिल्कुल ब्लाइंडनेस भी हो जाती है। इसी तरह गुर्दे पे अर्ली स्टेजेस पे कुछ असर पड़ता है और उसके लिए भी दवाएं हैं। अगर आप अर्ली स्टेजेस पे वो डिटेक्ट कर लें, माइक्रो एल्ब्यूमिन लेवल पे डिटेक्ट कर लें, तो आप उसकी इम्प्लीकेशन को विद डायबिटीज़ कंट्रोल आप प्रिवेंट कर सकते हैं। तीसरे नंबर पे जो से है आपकी जो सी है ये पेरिफेरल वेस्कुलर डिजीज़, जो सी पाँव के मसले इसके साथ ज़्यादा होते हैं, और जो सी है ना इन्वॉल्व होती हैं। नर्व जो सी है ना, अल्लाह ताला ने इंसान को ये जो पेन सेंसेशन है ये एक ब्लेसिंग है। इंसान को पता चल जाता है कि भाई मुझे चोट दर्द हो लगी रहा है, तो है। वो वहाँ से पाँव विड्रा कर लेता है। और जब नर्व्स डैमेज हो जाती हैं तो फिर उस बंदे का हाल ये होता है कि वो कुछ लोग आके मरीज़ बताते हैं कि जी हम जब बिस्तर पे जाते हैं तो हमारी एक जूती हमारे पाँव में होती है, हमें नहीं पता चलता, या चलते चलते जूती उतर जाती है तो नहीं हमें उसका पता नहीं ठोकर चलता। भी नहीं पता हाँ, लगता। उसके बाद इतने इतने जख्म हुए हुए होते हैं, कहते हैं जी हमें तो एक पता ही कॉलर ले लेते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम, कौन बोल रहे हैं, कहाँ से? साहिवाल से बोल रहे हैं, जी। हाजी अमानत। जी पूछिए अपना सवाल। मैम ये हमारे जो जो वालदा है उसके सर में खारिश बहुत होती है। अच्छा, उम्र क्या है उनकी? उनकी 50 साल। 50 साल की उम्र। और जिस्म में और भी कहीं खारिश होती है, सिर्फ सर में होती है? सर पे भी होती है, जिस्म पे भी होती है। जिस्म पे भी होती है जी। उनको शुगर तो नहीं है? नहीं, शुगर नहीं है। अच्छा, पित्ते का और उसका मसला भी बता दें, कोई पित्ता या जिगर का मसला? उसका दिल का है प्रॉब्लम उसकी। अच्छा। तो आप दवाएं जो सी इस्तेमाल कर रहे हैं, कोई ऐसी दवाई बंद करके देखिए कि जिससे खारिश वगैरह कोई मसला, क्योंकि कुछ दवाएं ऐसी होती हैं जिसके साथ खारिश शुरू हो जाती है। तो आपने किसी डॉक्टर से जो अपने दिल के डॉक्टर हैं उनसे कभी मशवरा किया है कि मेरी ये दवाएं हमने चेक कर लें? दवाई दवाई जो है वो जरूरी है, वो दिल की दवाई जो ना लें तो वो हाँ हाँ, नहीं, उसमें बदल के दी जा सकती है ना, बात का किसी दवाई के साथ खारिश होती है। लेकिन ये जो है ना, ये खारिश का मसला, ये एक स्किन स्पेशलिस्ट को मेरा ख्याल है दिखाना ज़रूरी होता है, क्योंकि बाज़ का सर के अंदर कोई ऐसी इन्फेक्शंस होती हैं, बाज़ का कोई छोटी मोटी ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि हम यहाँ देखे बगैर नहीं बता सकते कि उसमें क्या हम कमेंट्स करें। तो स्किन स्पेशलिस्ट को दिखाना ज़रूरी। वैसे आप बता दीजिए, कोई उसमें ददोड़े या लाल कलर के रैशेस भी होते हैं या सिर्फ ऐसी जनरलाइज्ड होती है? जख्म है जख्म है? और सर रोड़ियाँ हैं, छोटी छोटी रोड़ियाँ हैं। अच्छा, और ये जिस्म पे भी है और सर में भी है? जिस्म पर नहीं है, सर पे है। सर पे है। ठीक है, ठीक है, आप जो जवाब सुनिएगा। थैंक यू वेरी मच। मेरा ख्याल यही है कि इनको किसी अपने करीबी किसी स्किन स्पेशलिस्ट को कंसल्ट करना चाहिए और उसके मुताबिक, और फिर उसके बाद दवाओं को ज़रूर रिव्यू करना चाहिए। आमतौर पे ना किसी दवाई से कोई एलर्जी हो जाती है, उसके साथ फिर खारिश वो परसिस्टेंट चलती रहती है, तो उसको चेंज करके देखा जाता है। दूसरा, फिर बहुत सारे लोग हमारे यहाँ जो है ना, सर्दियों में स्पेशली बहुत सर जो है ना वो फ्रीक्वेंटली नहीं धोते और अपने आप को साफ भी उस तरह से नहीं रखते। एक तो अपनी हाइजीन का खास ख्याल रखिए, और सर्दियों की वजह से ये आपने एटलीस्ट ऑल्टरनेट डे, एक दिन छोड़ के एक दिन सर को अच्छी तरह धोना होता है। और फिलहाल आप एक एंटी फंगल जो आपका शैम्पू होता है ना, कीटोकिनोजोल, कोनाज या निजोराल के नाम से, उससे अच्छी तरह से उसको आपने धोना है। और क्योंकि सेबोरिक डर्मेटाइटिस, डैंड्रफ वगैरह भी हो जाता है। और फिर आप थोड़ी सी टर्बिनोफिन क्रीम होती है, लैमिसिल क्रीम, वो भी लगा लीजिए, इससे भी काफ़ी ज़्यादा आपको फाका हो जाएगा। अब डॉक्टर साहब, अब आप बता दीजिए कि हम बात कर रहे थे डायबिटिक फुट की, और जो आपने कहा था न्यूरोपैथी हो जाती है, फील नहीं होता। जी। फिर एक न्यूरोपैथी होती है जिसको पेनफुल न्यूरोपैथी कहते हैं। उसमें इंसान को सुइयाँ चुभती हैं, पाँव में जलन होती है, उसके बाद बात का जिस तरह लगता है जिस तरह कीड़ियाँ चल रही हैं, और बड़ी अजीब अजीब सेंसेशन होती हैं। और जलन तो बाज़ का इतनी ज़्यादा होती है कि मेरा एक पेशेंट एक दफ़ा स्कर्दू से आया, वो कहने लगा जी मैं -16 डिग्री टेम्परेचर पे मैं नंगे पाँव बाहर फिरता हूँ, मेरी इतनी शदीद जलन होती है मेरे पाँव में, और वो बर्निंग फीट ठीक नहीं हो रही। तो ये और इतना ट्रबलसम होता है कि पेशेंट उसकी वजह से उसकी नींद डिस्टर्ब हो जाती है, उसके नफ्सियाती मसाइल आना शुरू हो जाते हैं, और वो बहुत डिस्टर्ब हो जाता है। तो ये बड़ी कॉमन सी चीज़ें इसमें हैं। और जब ये खासकर पेनलेस न्यूरोपैथी होती है, इसके साथ फिर अल्सर बनना शुरू हो जाते हैं,
और अल्सर जो से है उसके में जो सी है इन्फेक्शन शुरू हो जाती है, और अगर उसकी स्टेजेस होती हैं मुख्तलिफ, और अगर ये इन्फेक्शन स्किन उस तक पहुँचता है, बोन तक पहुँच जाए, तो फिर बोन जब गल जाती है तो फिर उसके बाद काटने के अलावा कोई चारा नहीं रहता। तो जी अब एक कॉलर की जाने पड़ते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, कौन कहाँ से? जी मैं फारूक बोल रहा हूँ पिंडी से। जी पूछिए फारूक साहब। ये डॉक्टर साहब के साथ हमारा खानदानी रिश्ता है और अल्हम्दुलिल्लाह इनके हाथ में अल्लाह ने बहुत शिफा दी हुई है माशाल्लाह। बिल्कुल बताइए। तो मेरी मिसेस को अभी डॉक्टर साहब पहली बार इनका डायबिटिक पहले नहीं थी, और अभी इनका वो जो 3 महीने वाला टेस्ट है वो कराया है, 6.5 आया हुआ है। तो इनके लिए क्या एहतियाती तदाबीर आप सजेस्ट करेंगे? जी इनका 6.5 जो है, इसका मतलब है कि आप लाहौर पहुंच चुके हैं, डायबिटीज़ हो गई है। 6.5 पे हम लोग कहते हैं कि जी वो जो है ना, 6.5 से नीचे हम कहते हैं कि जी डायबिटीज़ नहीं है, प्री डायबिटीज़ है, अभी मंजिल पे नहीं पहुंचे। तो अभी आप 6.5 का मतलब है कि डायबिटीज़ हो गई है, लेकिन इस स्टेज पे दवाएं खाने की कोई ज़रूरत नहीं, इसमें सिर्फ डाइट और एक्सरसाइज के साथ ही कंट्रोल किया जा सकता है बड़े अच्छे तरीके से। तो उस पर मेरा ख्याल ये है कि आप जो है ना, अगर आप मुझे जानते हैं, वहाँ हमारे क्लिनिक से आप डाइट का चार्ट वगैरह ले सकते हैं, उसके मुताबिक उनको वहाँ हमारे यहाँ वो डाइटिशियन भी अवेलेबल होती हैं, तो उससे पूरा डाइटरी एडवाइस ली जा सकती है। और उसके साथ आप जो है ना पेशेंट को कहें कि आधा घंटा एक अच्छे स्पीड पे आधा घंटा वॉक करना बड़ा ज़रूरी है। उसके साथ जो है इंशाल्लाह ताला ये चीज़ें बेहतर होगी। बाकी जो साथ साथ जो है कोलेस्ट्रॉल का टेस्ट कराना, ब्लड प्रेशर का टेस्ट कराना, ये साथ साथ चीज़ें सारी करते रहें ताकि कोई कॉम्प्लिकेशन और पेचीदगी से हम बच सकें। बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू, बहुत शुक्रिया। जी डॉक्टर साहब इनको भी बल्कि बताइए ना कि किस तरह से फिर आपने जो है वो जूते ऐसे कंफर्टेबल पहनने हैं, जख्म के लिए इंस्पेक्ट करना है, इधर उधर ठोकरें नहीं लगानी। जी जी वो मैं अब उस बात पे आ रहा हूँ। और ये खासकर सर्दियों में जो है ना, लोग हीटर के सामने बैठ जाते हैं, और हीटर मैंने कुछ लोग आकर हमें अभी बताते हैं कि जी हमारे पाँव, उनके पाँव जले हुए होते हैं। पूछा कि भाई क्या आपको पता नहीं चला? कहने लगे जी जब हमें स्मेल आई तो फिर पता चला कि जी पाँव जल गया हम हीटर के सामने। तो इन लोगों के सबसे अहम चीज़ जो सी है ना, शुगर के लिए प्रिवेंशन बहुत ज़रूरी है, ये डायबिटिक पेशेंट के। और हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली डायबिटिक फुट इन्फेक्शन बहुत अर्ली स्टेज पे हो जाती हैं, कॉम्प्लिकेशंस। यूरोप अमेरिका में जब शुगर का मरीज़ इतना एडवांस 15, 20, 25, 30 साल शुगर को हो जाते हैं, और खून की नालियाँ बिल्कुल तंग हो जाती हैं, और जब उनकी लाइफ स्पैन बहुत कम हो जाता है तो उस वक्त उनको ये डायबिटिक फुट होता है, और उनकी उस वक्त एम्पुटेशन होती है। लेकिन हमारे यहाँ ये बहुत जल्दी होती हैं। तो सबसे अहम चीज़ ये है कि एक तो बिल्कुल नंगे पाँव नहीं फिरना, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि चाहे घर का अपना साफ़ सुथरा फर्श हो, आपने नंगे पाँव नहीं फिरना। दूसरे नंबर पे जो है ना, जब भी पाँव धोने हैं उसको अच्छी तरीके से खुश करना है, और उंगलियों के दरमियान से भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मैंने अक्सर देखा है कि उंगलियों के दरमियान फंगस हो जाता है, और वो जो है ना इसीलिए होता है कि उसमें नमी और गर्मी की वजह से ना वहाँ फंगस हो जाता है, और वही फंगस फिर आगे जो है ना सर्कुलेटेड इन्फेक्शन उसके साथ वो आगे फैल जाता है। तो ये बड़ा ज़रूरी है कि उसको फंगस को कंट्रोल किया जाए, और उसके लिए जो है बाद में भी उनको ना एक तो सफाई अच्छी रखी जाए, उसके बाद टिश्यू पेपर जब जूता पहनने लगें टिश्यू पेपर इस्तेमाल कर लें और उसको सुखा दें। जी अस्सलाम वालेकुम, कौन साहब बोल रहे हैं और कहाँ से? अस्सलाम वालेकुम बेटा, मैं बोल रहा हूँ गुजरात से। जी बशीर मेरा नाम है। जी जी आप मुझे, मैं अब जो बात आपको बताऊंगा मेरे ख्याल में मुझे नजर लग जाएगी, जी जी बताइए। क्योंकि मैं जो बातें, मुझे 15-20 साल हो गए शुगर को। जी जी ये डॉक्टर साहब जो बातें बता रहे हैं ना, एक्सरसाइज, रिस्क वॉक, ये मैं करता हूँ, मेरे पे अल्लाह की रहमत है, कोई बीमारी नहीं है मुझे, सिर्फ शुगर है। जी तो शुगर आपकी कंट्रोल्ड है, आप ये बता रहे हैं? शुगर फैमिली बेस है, मेरे वालिद को भी थी और फैमिली बेस मुझे भी लगी है, वरना मैंने बहुत हार्ड काम किया है यूरोप में। यूरोप में बहुत सख्त काम किया है, मुझे शुगर नहीं, अगर फैमिली बेस ना होती तो शुगर हो ही नहीं सकती थी। ठीक, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। तो आप बहुत अच्छा कर रहे हैं। आप जो है माशाल्लाह इसी तरह अपनी एक्सरसाइज जारी रखें, अपनी डाइट का ख्याल रखें। तो ये शुगर ऐसी चीज़ है कि अगर इसके साथ आप जो है ना लड़ाई ना करें, और इसको आप बिल्कुल ख्याल रखें इसी तरीके से जिस तरह अपनी दूसरी बीवी का ख्याल रखते हैं, तो ये फिर कुछ नहीं कहती बंदे को। तो इसको तो इस तरह बस इसी तरह ख्याल रखें आप इसका। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया।
डॉक्टर साहब इन्होंने कहा हार्ड वर्क करते हैं, तो हमारे यहाँ तो बिल्कुल एक्सरसाइज का कॉन्सेप्ट नहीं होता या विगरस एक्टिविटी का कॉन्सेप्ट नहीं होता, इसीलिए सिर्फ शुगर ही नहीं बल्कि फालिज और दिल के अमराज और जोड़ों के प्रॉब्लम्स भी होते रहते हैं। तो ये जो इम्पोर्टेंस ऑफ एक्सरसाइज या हरकत में बरकत वाली चीज़ है, इसके ऊपर भी थोड़ा सा नहीं बिल्कुल ये तो होनी चाहिए और एरोबिक एक्सरसाइजेज ही करनी चाहिए, एनारोबिक एक्सरसाइजेज नहीं करनी चाहिए, एक अच्छी स्पीड पे वो करना है। और उसके साथ जो है ना ये जो अब ये फालिज और ब्लड प्रेशर ये जो हार्ट अटैक वगैरह है, इसमें हमें साथ साथ जो है ना उनको कोलेस्ट्रॉल भी देखना है, क्योंकि अक्सर जो है ना सिर्फ लोग शुगर को ऊपर नीचे करते हैं। कोलेस्ट्रॉल जो है अगर ज़्यादा है, ब्लड प्रेशर ज़्यादा है, तो दे आर रिस्क फैक्टर फॉर दिस हार्ट अटैक और ये कोलेस्ट्रॉल के लिए, इसके लिए फालिज के लिए। और इसी तरीके से खून की नालियाँ पाँव में भी बंद हो जाती हैं। तो ये सारी चीज़ें जो सी है ना, वो एक्सरसाइज का तो कोई आप सेकंड है ही नहीं ना, ऑप्शन ही नहीं है इसके बगैर, तो वो तो बहुत ही ज़रूरी है। अगर किसी बंदे के घुटने ख़राब हैं तो किसी ऊंची जगह पे बैठ के टांगे हिलाना शुरू कर दे। अगर किसी पेशेंट के पास अल्लाह ने वो वसाइल दिए हुए हैं तो वो स्विमिंग शुरू कर दे, लेकिन कोई ना कोई एक्सरसाइज अगर और नहीं कुछ कर सकते, कोई मैदानी चलाना शुरू कर दे, कोई पुली वो कर ले, मतलब कुछ ना कुछ एक्सरसाइज बना के हमें भी पिलाएं। जी अस्सलाम वालेकुम, कौन बोल रहे हैं और कहाँ से? जी मैं काशिफ बात कर रहा हूँ, इस्लामाबाद से बात कर रहा हूँ जी। मेरी एज 39 इयर्स है और मुझे बाय चांस कुछ अर्सा पहले डायबिटीज डायग्नोस होगी, वो भी मैंने वैसे ही टेस्ट करवाया तो मुझे पता चला कि मेरी ज्यादा है, तो मैंने HbA1c करवाया और उसके बाद कोई फैटी लीवर वगैरह चेक किया तो वो फैटी लीवर था और साथ में डायबिटीज जो सी HbA1c था वो 9.7। तो मैं अर्ली प्लस के नाम से एक टैबलेट है वो डॉक्टर ने मुझे दी थी 25,000 जी, लेकिन उसके साथ मेरा ना शुगर कम हो रही है और ना ही मेरा वो कम हो रहा है, फैटी लिवर का फर्क पड़ा है। तो मैं एक ही डॉक्टर साहब हैं जिनको मैं चेक करवा रहा हूँ, लेकिन उन्होंने मैंने बताया कि फर्क नहीं पड़ा, ही सेइंग कि नहीं आप कंटिन्यू करें या कुछ अर्सा और तो फर्क पड़ेगा। लेकिन अभी मेरा रिसेंटली दोबारा करवाया तो वो दोबारा 10 से 9.7 हो गया है। पहले 10.9 था विदाउट मेडिसिन, अब 9.7 है विद मेडिसिन। तो क्या करना चाहिए मुझे? वॉक मेरी कम है, ऑफिस टेस्ट जो होता है मुझे गाइड बता दें। ठीक है। इसमें आपने जो बताया कि बिल्कुल अचानक पता चलता है, कुछ लोगों को ना कोई सिम्टम्स नहीं होते और उनको पता चल जाता है कि उनको जब कोई टेस्ट कराते हैं ना, वैसे ही बैठे बैठे किसी दोस्त ने कहा मेरा टेस्ट कर दो, अब तुम ग्लूकोमीटर से टेस्ट कर रहे हो तो पता चलता है उसकी भी शुगर निकला। ये बड़ी कॉमन प्रेजेंटेशन है टाइप 2 डायबिटीज़ में। और आपका जो है 10 से लेके अब 9 पे जो आ रहा है, चीज़ें बेहतर हो रही हैं, लेकिन मेरा ख्याल है कि थोड़ी सी दवाई को और ऑगमेंट करना पड़ेगा। और फैटी लीवर जो है, अगर फैटी लीवर के साथ आपके जिगर के टेस्ट ALT वगैरह नॉर्मल है तो फैटी लीवर पे इतना परेशान ना हो, लेकिन अगर उसके साथ ALT डिस्टर्ब है तो उसको फिर ट्रीट करना होता है। उसके लिए आप गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट के पास जाते हैं, उसके लिए कुछ दवाएं भी हैं, लेकिन आप अपने इन डॉक्टर साहब से रेगुलर फॉलोअप रखें। हफ्ते के बाद अपनी शुगर चेक किया करें, रोज़ शुगर भी नहीं चेक करनी, हफ्ते 10 दिन के बाद अपनी शुगर चेक करनी चाहिए टाइप 2 डायबिटिक पेशेंट को। और उसके बाद अगर आपकी शुगर अपनी टारगेट से ज़्यादा रहती है, जो खाली पेट 130 होनी चाहिए, उससे कम होनी चाहिए 90 और 130 के दरमियान, और खाने के 2 घंटे बाद 100 और 180 के दरमियान होनी चाहिए। अगर आपकी इससे ज़्यादा जाती है तो आप अपने मुआलिज से जाके थोड़ा सा पूछ लें कि जी अब मैं कौन सी दवाई इसमें ऐड करूं। तो अभी तो आपके पास बहुत क्वेश्चन है दवाइयों का और इंशाल्लाह ताला ये हो जाएगी। लेकिन अपनी एक्सरसाइज, आप जो कहा कि मैं एक्सरसाइज नहीं करता, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, एक्सरसाइज को ज़रूर शामिल करें। अच्छा डॉक्टर साहब, आपने इनको कहा कि रोज़ नहीं करनी चाहिए, लेकिन लोग तो शुगर वाले रोज़ सुबह उठ के कर रहे होते हैं, शाम में कर रहे होते हैं, तो एक तो ये भी बता दीजिए कि ये फास्टिंग रैंडम, इसकी नॉर्मल वैल्यूज़ क्या हैं, HbA1c की इंपॉर्टेंस, और जिस तरह आपने कहा कब कब करनी चाहिए। जी, इसमें जो है ना, जो बंदा अगर इंसुलिन ले रहा है ना और दिन में 2 दफ़ा इंसुलिन ले रहा है, तो वो पेशेंट जो है ना अपनी ब्लड ग्लूकोज रोज़ चेक कर सकता है। और वो भी ज़रूरी नहीं कि हर वक्त हर खाने से पहले चेक करे, किसी दिन सुबह कर ली, किसी दिन दोपहर, किसी दिन शाम को, सिर्फ ट्रेंड्स देखने के लिए कि मैं जो ब्लड ग्लूकोज ले रहा हूँ, कभी खाने से पहले ही चेक कर ली, कभी खाना स्टार्ट करने के 2 घंटे बाद चेक कर ली। लेकिन जो टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटिस के जो ओरल पे होते हैं, उनको कोई ज़रूरत नहीं है रोज़ शुगर चेक करने की। वो सिर्फ अपनी टेंशन को बढ़ाते हैं कि हर वक्त यूँ लगे रहते हैं, और उससे सिर्फ टेंशन बढ़ती है और कोई मसला नहीं होता। क्योंकि वो ड्रग को जब आप इंक्रीज़ करते हैं लेवल को, उसके बाद उसका स्टेडी स्टेट लेवल अचीव होने में ब्लड में एक टाइम लगता है, और उसके बाद ही पता चलता है कि हफ्ते के बाद उसके रिजल्ट्स कैसे आते हैं। तो ये बिल्कुल वैसे ही ये फजूल है कि जी रोज़ाना अपनी शुगर चेक। अच्छा डॉक्टर साहब, ये तो वो लोग हो गए ना जिन्हें एस्टैब्लिश डायबिटीज़ हैं, बहुत सारे लोग हैं। अच्छा चलें, कॉलर की पहले जाने बढ़ते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, कौन कहाँ से? सलाम, मैं बोल रहा हूँ डेरा खान से। जी पूछिए। मैंने पहले भी अर्ज किया कि मेरी हड्डियों तकरीबन 6 महीने से ज्यादा हो गया, मेरी हड्डियों में दर्द है काफी, तो काफी मेडिसिन वगैरह इस्तेमाल किए हैं लेकिन कोई फाका नहीं हो रहा।
आपने पहले भी कॉल की थी? जी अभी मैंने कहा देखो, डॉक्टर साहब ने बोला था ना कि आप अपना विटामिन डी चेक कराइए और फिर विटामिन डी की आपने सप्लीमेंट लेनी है और दूध दही वगैरह और अंडे का इस्तेमाल ज्यादा करना है। ठीक है, थैंक यू, ये वेरी मच। वही जी अस्सलाम वालेकुम, ये वही कॉलर वही नहीं, उनका पहले भी अर्ज किया था। अच्छा जी, हम बात कर रहे थे, मैं ये पूछ रही थी आपसे कि ये जिन लोगों को इंसुलिन रेजिस्टेंस होती है, जो मेटाबॉलिक सिंड्रोम होती है, जैसे पेट बढ़ जाता है, इधर कालक सी हो जाती है, इन लोगों के लिए क्या करना चाहिए? जी, इसमें वही बात है कि इसमें कुछ दवाएं ऐसी हैं जो इंसुलिन रेजिस्टेंस को कम करती हैं, उसके अलावा उसमें वही फिर जो सा वेट रिडक्शन का सबसे इंपॉर्टेंट रोल है। और अब कुछ ऐसे एंटी डायबिटिक भी आ गई हैं जो कि वज़न भी कम करती हैं और शुगर को भी कंट्रोल करती हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली गरीब बंदे की वो एसेस से बाहर हैं, वो बड़ी महंगी दवाएँ हैं, लेकिन इस वक्त दुनिया में ऐसी दवाएँ मौजूद हैं जो कि ये दोनों काम करती हैं। और इसमें मैं सबसे इम्पॉर्टेंट यही कहूँगा कि अगर हम डाइट को सही तरीके से कंट्रोल में करना शुरू कर दें तो उसके साथ वेट रिडक्शन होना शुरू हो जाता है आहिस्ता आहिस्ता। हम लोग खाने में आसरा नहीं करते, हम लोग जब खाने लगते हैं तो उस वक्त हम इधर उधर नहीं देखते और बस उसमें जो है ना हमारा निशास्ता बहुत ज़्यादा होता है। उसके बाद राइस हम नहीं बिल्कुल छोड़ते, सैलड्स वगैरह हमारे बिल्कुल रवाज नहीं है। तो ये चीज़ें जो सी हैं अगर ये करना शुरू कर दें और बैठ के अलहदा बैठ के थोड़ा सा खाना लेके वो खा लें और अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ लें बाद में, तो मेरा ख्याल है कि इससे वेट रिडक्शन के लिए हमें दवाएँ लेने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अच्छा डॉक्टर साहब, आपने बड़ा इंपॉर्टेंट जो है वो पॉइंट रेज किया। आजकल बहुत सारे लोग इसको एक्सप्लॉइट भी कर रहे हैं, स्पेशली वेस्ट में भी और यहाँ पे भी, कि लोग वेट रिडक्शन के लिए कॉस्मेटिक रीजंस के लिए ओजेम्पिक को इस्तेमाल करते हैं, ग्लूकोफाज को बस एज अ कैंडी शुरू हो गए। तो इसके जो नुकसानात हैं उनके ऊपर भी ज़रूर बात कीजिए। हाँ, इसके अभी तक तो जो ये है सेमाग्लूटाइड जो दवाई है जो आपने नाम लिया है, उसके बारे में जो है अभी तक तो सिर्फ यही है कि इसके साथ नौजिया होता है अगर बहुत ज़्यादा ओवर ईटिंग करना शुरू कर दे बंदा, तो वॉमिटिंग वगैरह शुरू हो जाती है। लेकिन उसके अलावा अभी तक कोई इसकी कुछ थोड़ी सी मुख्तलिफ स्टडीज़ के छोटी छोटी स्टडीज़ में कुछ थोड़े बहुत साइड इफ़ेक्ट्स हैं, लेकिन कोई ऐसा मेजर इम्पैक्ट अभी तक नहीं आया जिस पे कि एफडीए ने कोई एक्शन लिया हो या किसी और रेगुलेटरी अथॉरिटी ने कोई इस पर एक्शन लिया हो। लेकिन डेफिनेटली मैंने अपने कई पेशेंट्स में ये यूज़ किया है और उसके साथ वेट रिडक्शन के बड़े अच्छे रिजल्ट्स और बड़ी अच्छी ब्लड ग्लूकोज कंट्रोल बहुत अच्छी हो जाती है और वेट रिडक्शन बहुत अच्छा हो जाता है। चलिए, बहुत शुक्रिया जी। अगले कॉलर की जानिब बढ़ते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, मैं नज़ीर बात कर रहा हूँ कराची। जी पूछिए नज़ीर साहब। डॉक्टर साहब से पूछना था कि मेरे पित्ते में मल्टीपल स्टोन्स हैं और उसमें सबसे जो बड़ा है वो 1.6 है, तो इसका कोई ट्रीटमेंट बताते हैं? मैं एहतियात बहुत करता हूँ, वैसे चिकनाई वगैरह, चावल वगैरह छोड़ा हुआ है, जिसकी वजह से पेन वगैरह नहीं। आपको दर्द या गैस वगैरह तो नहीं होती बहुत ज़्यादा? नहीं ऐसा नहीं। अच्छा, अगर ऐसा नहीं है तो बस आप इसी एहतियात को जारी रखें। एक वक्त में पेट भर के नहीं खाना, मसाले और चिकनी चीज़ें कम से कम इस्तेमाल करनी है, और अगर कभी थोड़ी बहुत गैस हो जाए तो उसके लिए कोई वो ले लें। और इसको अभी मेरा ख्याल है सर्जरी, क्योंकि कई लोगों के, बहुत ज़्यादा लोगों के ये सिम्टोमेटिक होते हैं, सिम्टम्स नहीं देते, तो जब तक ये आपको कोई तकलीफ़ ना दें मेरा तो ख्याल ये है कि इसको छेड़ने की कोई ज़रूरत नहीं। लेकिन अगर आपको कोई होती है, बदहज़मी होती है, गैसेस होती हैं, घबराहट होती है, तो फिर जो है इसकी सर्जरी करा लेनी चाहिए और पित्ता निकलने से कोई नुकसान नहीं होता और बड़ा आराम से ज़िंदगी गुजर जाती है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू। अच्छा डॉक्टर साहब, थोड़ी सी बात करिए जेस्टेशनल डायबिटीज़ के बारे में, जो प्रेगनेंसी में या हमल के दौरान ख़वातीन को डायबिटीज़ हो जाती है और फिर उसके जो उनके और बच्चे के ऊपर जो असरात हैं, जो डिलीवरी में कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं, और उसके बाद उनको क्या एहतियात भी करनी चाहिए, वो भी। जी, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। और पाकिस्तान में जेस्टेशनल डायबिटीज़ मेलाइटिस काफ़ी ज़्यादा हो गई है। वही हमारी लाइफस्टाइल में जो है ना, खाना ज़्यादा, एक्सरसाइज कम, जिसकी वजह से जब खातून प्रेग्नेंट होती है उस वक्त उसको वैसे ही ओवरवेट होती है। फिर उसके साथ अगर स्ट्रॉन्ग फैमिली हिस्ट्री है, मदर को डायबिटीज़ है, तो उसमें फिर ये चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। और गेस्टेशनल डायबिटीज़ में हमारे टारगेट्स आम डायबिटिक पेशेंट के मुकाबले में बहुत स्ट्रिक्ट क्राइटेरिया रखने पड़ते हैं, नहीं तो बेबी का साइज़ बड़ा हो जाता है। बेबी में अगर शुरू के 2-3 महीनों में शुगर का पता ना चले तो उसमें तो बेबी के कुछ एबनॉर्मेलिटीज़ हो जाती हैं, हार्ट की और नर्व्स की, और इस किस्म की एबनॉर्मेलिटीज़ उस बच्चे में बर्थ डिफेक्ट आ जाते हैं। और उसके बाद फिर पेट में पानी ज़्यादा पड़ जाता है। फिर उसके बाद पोस्ट डिलीवरी बच्चा जो सा हाइपोग्लाइसीमिया में जाना शुरू हो जाता है, शुगर एकदम कम होती है उस बच्चे की, उसको भी बड़ा मॉनिटर करना पड़ता है। और 70% ख़वातीन जिनको गेस्टेशनल डायबिटीज़ होती है
30 यानी वो ज़िंदगी में उनको जाके ना 70% ख़वातीन को उस वक्त तो वापस आ जाएगी अगर उसके बाद डिलीवरी के बाद ठीक हो जाएगी, लेकिन 70% उसमें से ना आखिर में जाके उनको शुगर डेवलप हो जाती है अगर वो अपना एहतियात ना करें, डाइट का ख्याल ना करें और इस किस्म की चीज़ों का वो ना रखें। और मैंने अक्सर देखा है कि हमारे यहाँ मदर फीड का रवाज बहुत कम है, औरतें अपने बच्चों को दूध नहीं पिलाती। जिस खातून को जेस्टेशनल डायबिटीज़ हो उसको अपने बच्चों को 2 साल दबा के दूध पिलाना चाहिए और अपनी डाइट को ज़रा अच्छा कंट्रोल रखना चाहिए ताकि उसका वज़न कम हो और उसके जो है ना आगे को शुगर होने के चांसेस कम से कम हो जाए। अच्छा डॉक्टर साहब, जब हम कॉलर ले लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, कौन कहाँ से? अरे मैम मैं साहिवाल से बोल रहा हूँ, रमजान। जी पूछिए अपना सवाल। मेरा सवाल ये है कि मैं यूरिक एसिड के बारे में डॉक्टर साहब से बात करना चाहता हूँ। किसके बारे में? यूरिक एसिड में एडियो में दर्द रहता है, कमरे में दर्द रहता है, यूरिक एसिड 8.0 है। यूरिक एसिड के? जी हाँ जी। अच्छा, तो बार बार अद्वियात खाने से कम तो हो जाता है लेकिन फिर बढ़ जाता है। उम्र भी बता दें। 40 साल। 40 साल। तो आप गोश्त वगैरह बहुत ज़्यादा तो नहीं खाते? गोश्त तो नॉर्मली तकरीबन वो चिकन का जो छोटा गोश्त होता है, बकरे वगैरह खाता हूँ। देखिए बात यह है कि यूरिक एसिड मैंने बताया ना, जिस तरह यूरिक एसिड, ब्लड प्रेशर, शुगर और कोलेस्ट्रॉल, ये जो सी ऐसी 4 बीमारियां हैं जिसका हमारे यहाँ कंट्रोल ही है और क्योर कोई नहीं है। तो इसमें थोड़ी मिकदार में यूरिक एसिड की दवाई आपको ज़िंदगी भर खानी पड़ेगी। तो अगर आप नहीं खाएंगे तो यूरिक एसिड बढ़ जाएगा और इसके अलावा आपको खुराक में काफ़ी एहतियात करना है। अगर गोश्त खाना है तो 2 बोटियों से ज़्यादा नहीं खानी, उसी तरह दाल वगैरह भी ज़्यादा नहीं इस्तेमाल करनी। अंडा खा सकते हैं अलबत्ता, उससे यूरिक एसिड नहीं बढ़ता। बाकी जो सी जितनी ये चीज़ें हैं, दालें जितनी हैं, ये यूरिक एसिड बढ़ाती हैं। तो इसमें थोड़ा सा एहतियात करने वाली बात है। और बाकी वेजिटेबल्स वगैरह, सैलड्स वगैरह आप इस्तेमाल कर सकते हैं। पानी ज़्यादा पिया करें। लेकिन मेरा ख्याल है कि यूरिक एसिड की एक गोली ना बस समझ के, टॉफ़ी समझ के रोज़ खा लिया करें। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, एक और बहुत बड़ा कॉमन हमारे यहाँ जो हाइपोथायरॉयडिज्म है, थायराइड की कमी का है, उसके ऊपर भी थोड़ी सी बात करें क्योंकि उसमें भी ठंड ज़्यादा लगती है और वैसे भी सर्दियाँ हैं तो जो हाइपोथायरॉयड लोग हैं उनके तो प्रॉब्लम्स और एग्रीवेट हो जाते हैं। तो इसके ऊपर भी थोड़ी बात कर लें। हाँ, ये बड़ा कॉमन प्रॉब्लम है पाकिस्तान में, ख़ासकर ख़वातीन में। मैंने देखा है कि अक्सर मैं स्क्रीनिंग कराता हूँ। मैं डायबिटिक, जितने डायबिटिक पेशेंट हैं उनकी मैं स्क्रीनिंग TSH टेस्ट एक करा देता हूँ। और अक्सर जो है ना तकरीबन 25% केसेस में ना 10 to 25% केसेस में वो पॉजिटिव निकल आता है। और उसमें हल्का सा सब क्लिनिकल, पूरी तरह फ्रैंक थायरॉक्सिन की कमी नहीं होती। और थायरॉक्सिन एक ऐसी हार्मोन है जो कि जिस्म में खारिज होता है, जिससे एनर्जी प्रोडक्शन होती है और वेट मेंटेन रहता है और सब चीज़ें बंदा सही तरीके से एक्टिवली काम कर सकता है। तो जब ये कम होता है तो उसके साथ फिर ये सारे प्रॉब्लम बंदे में लेथार्जी आ जाती है, कमज़ोरी आ जाती है, काम करने को दिल नहीं करता, वज़न बढ़ना शुरू हो जाता है, स्किन रफ़ हो जाती है। तो ये सारी प्रॉब्लम, कॉन्स्टिपेशन हो जाती है इसके साथ। तो ये चीज़ें जो सी हैं सब उसके साथ ग्रेजुअली वक्त के साथ साथ, और सर्दियों में ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो जाती है। बाज़ का तो इस हद तक हो जाता है कि अगर बहुत ज़्यादा शदीद थायरॉक्सिन की कमी हो जाए तो बाज़ का इससे कोमा में चला जाता है पेशेंट और प्रॉब्लम ज़्यादा हो सकते हैं। तो इसमें जो है बात यही है कि इसमें बड़ा सिंपल सी चीज़ है कि अभी थायरॉक्सिन रिप्लेसमेंट करना बड़ा आसान काम है। और उसके बाद एक दफ़ा शुरू में जब आपने लेवल मेंटेन कर लिया तो 6 महीने के बाद एक दफ़ा सिर्फ टेस्ट करा के देखना होता है। और ये बीमारी ऐसी है कि अगर कोई सोचे कि कोई बीमारी मुझे लगनी है तो ये हाइपोथायराइड ऐसी बीमारी है जो इंसान कहता है कि चलें ठीक है, ये वाली ऑप्ट कर सकते हैं। लीस्ट हार्मफुल है। जी अस्सलाम वालेकुम, कौन बोल रहे हैं और कहाँ से? कौन बोल रहे हैं, कहाँ से? कॉलर की जाने पड़ते हैं। हेलो जी, ड्रॉप हो गए। जी अच्छा, मैं थोड़ा सा डायबिटिक फूड के बारे में अभी जो बता रहा था, चीज़ें भी पूरी नहीं हुई थी। अच्छा, उसमें जो सा है, एक तो मैंने कहा था पाँव अच्छी तरह धोने हैं, दूसरा खुश करने हैं, उसके बाद तीसरे नंबर पे जराब का इस्तेमाल, और जूता जो सा है ना कंफर्टेबल जूता, ना बहुत टाइट हो ना बहुत लूज हो। और जूता शाम के वक्त खरीदना चाहिए। सुबह को ज़रा पाँव में एडिमा कम होता है, शाम के वक्त थोड़ा सा जब बंदा चलता फिरता है तो वो एडिमा जो थोड़ा सा पाँव भारी हो जाता है, उसको कहते। तो वो जो है ना उसके लिए जूता शाम को खरीदना चाहिए। और उसके बाद आपने रोज़ाना, जो डायबिटिक पेशेंट है उनको चाहिए कि किसी को कहे अगर पाँव, यानी ये कि तो मिरर रख के, अपना शीशा रख के नीचे से पाँव को चेक किया करें। और उसके बाद उंगलियों के दरमियान से खासकर चेक करना है। कोई ज़ख़म, खुद अगर हल्का सा भी कोई ज़ख़म है तो फ़ौरन डॉक्टर से मशवरा करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बाद में वो जब बढ़ जाता है तो चीज़ें फिर कंट्रोल से बाहर होती हैं। नाखून जो से हैं स्ट्रेट काटने हैं, साइडों से यूँ करके नहीं काटने हैं, टेढ़े नहीं काटने। हमेशा और कोशिश करें कि थोड़ा सा पानी में भिगो के उसके बाद फिर नाखून काटें और स्ट्रेट नाखून काटने हैं।
और कोई चंडी या खुद काटने की कोशिश नहीं करनी, कोई वेंचर ऐसा खुद नहीं करना, कोई केमिकल नहीं लगाना उस पर किसी चंडी पे, क्योंकि ये छोटी छोटी चीज़ें बाद में बड़ा यानी ज़िंदगी का पछतावा बन जाती हैं। और हम रोज़ तकरीबन ऐसा होता है कि किसी पेशेंट की उंगली कट रही है, किसी का पाँव कट रहा है, तकरीबन 100-150 मरीज़ों में से डायबिटिक पेशेंट में से तकरीबन एक मरीज़ की उंगली या पाँव कट जाता है, और हर 19 सेकंड के बाद दुनिया में कहीं ना कहीं एक उंगली या पाँव कट रहा है। ठीक है, वी हैव टू सेव पीपल फ्रॉम एम्पुटेशन। जी अस्सलाम वालेकुम, कौन बोल रहे हैं, कहाँ से, कॉलर की जाने? वालेकुम सलाम, शहजाद बात करो। मैम ये मुझे मोहरों की तकलीफ है, डॉक्टर साहब से पूछना था। मैं ज़्यादा देर चल नहीं सकता हूँ, या ज़्यादा देर खड़ा हो जाता हूँ तो मेरी लेफ्ट जो लेग है ये सुन हो जाती है। ठीक तो है, पेन भी रहता है। उम्र भी बता दें अपनी। उम्र मेरी 55 है। जी, आपने किसी न्यूरो सर्जन को नहीं दिखाया, MRI कराया नहीं कराया? नहीं, अभी रिसेंटली मैंने डॉक्टर ने एडवाइस किया है MRI, लेकिन मैंने करवाया नहीं है। मुझे लगता है ये वही है, सियाटिक नर्व की कंप्रेशन है, ये सियाटिका ही है, और इसमें इसी तरह एक साइड पे नमनेस वगैरह हो जाती है। इसमें जो है MRI करा के देखना है, उसके बाद बाज़ दफ़ा तो ये फिजियोथेरापी से ठीक हो जाता है, लेकिन बाज़ दफ़ा फिर कोई सर्जरी भी करानी पड़ती है, तो वो आपको न्यूरो सर्जन ही अच्छा एडवाइस कर सकेंगे इसके बारे में। बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू। अच्छा डॉक्टर साहब, थोड़ा सा विटामिन की कमी में, जैसे विटामिन B12 की कमी हो जाती है, और जैसे आपने कहा डायबिटीज़ में भी न्यूरोपैथी होती है, और उसमें भी ये जो नमनेस वगैरह है, पाँव का सुन हो जाना, हाथों पैरों का सुन हो जाना, सुइयाँ चुभना, और फिर कहा जाता है कि भाई न्यूरोबयान के इंजेक्शन लगवा ले, इसके ऊपर भी थोड़ी बात करें। B12 की कमी जी, B12 की कमी इतनी कॉमन नहीं है, लेकिन कहते हैं एक स्टडीज़ हैं जो इसमें कि देखा गया है कि जो लोग मेटफॉर्मिन खाते हैं, मेटफॉर्मिन लंबे अरसे खाने से B12 की डेफिशिएंसी हो जाती है, और B12 की डेफिशिएंसी से डेफिनेटली नर्व्स इन्वॉल्व होती हैं। तो अगर आइडियली तो ये होना चाहिए कि हर शख्स का B12 लेवल कराया जाए, डायबिटिक पेशेंट का जिसको मेटफॉर्मिन दे रहे हैं, और बाद में फिर उसको मॉनिटर किया जाए साल के बाद, लेकिन वो बहुत यानी कॉस्टली पड़ जाता है लोगों के लिए, काफ़ी कॉस्ट है इसमें इन्वॉल्व होती है। तो गरीब बंदा तो बेचारा दवाई के लिए, हम लोग तो सारा दिन यही देखते रहते हैं कि गरीब बंदा तो दवाई पूरी नहीं कर पाता। तो ये टेस्ट कराने के बजाय फिर हम कुछ अरसे के लिए, अगर कोई पाँव में जिस तरह सुन्नपन है और इस किस्म की चीज़ें हैं, तो हम थोड़े अरसे के लिए बाद का उनको विटामिन B12 दे देते हैं, जिससे वो हेल्प आउट हो जाता है। कुछ लोगों को बेहतर हो जाता है, कुछ लोगों को बेहतर नहीं होता। ठीक है, लेकिन बाकी जो है पाँव की दूसरी जो सी है जलन के लिए हम काफ़ी दवाएं हमारे पास अवेलेबल हैं जो कि हम दे सकते हैं, जिसमें पाँव बर्निंग फीट हो जाता है या पेनफुल न्यूरोपैथी होती है। लेकिन उसमें भी हमने देखा ये है कि बाज़ का डिस्पाइट ऑल मेडिकेशन जो मर्जी करते रहे, बाज़ का उनको जो है ना फ़र्क नहीं पड़ता इतना। अभी मैं पिछले दिनों एक पेशेंट को मैंने कहा आपको पंक्चर करा के देख लो, इतना शदीद पेन होता है, वो सारी रात वो कहता है मैं जागता रहता हूँ, और इतना डिस्टर्ब था वो मरीज़। मैंने सारे अपनी मॉडलिटीज़ जो मेरे पास थे हथियार वो मैंने अप्लाई कर लिए, लेकिन वो पेशेंट ठीक नहीं हुआ। तो मैं न्यूरो फिजिशियन के पास भी हमने ओपिनियन ले लिया, नर्व कंडक्शन स्टडीज़ होते हैं, टेस्ट वो भी कराए, लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ा। तो इवन आपको पंक्चर से भी वो कहता है जी मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। तो ये बाज़ का जो है ना ये बड़ा ट्रबलसम होती है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये चीज़ को इतना कॉम्प्लिकेट करने से पहले ही अगर डायग्नोस कर लें, डिटेक्ट कर लें और फिर दवाई ले लें तो बेहतर है। तो इसमें जब आप थोड़े से सिम्टम्स बता देंगे कि जैसे बहुत ज़्यादा प्यास लगना, बहुत ज़्यादा भूख लगना, बहुत ज़्यादा पेशाब का आना, थकन का होना, और कौन कौन सी ऐसी सिम्टम्स हैं, अगर किसी को हैं तो वो फ़ौरन जाएँ और अपना डायबिटीज़ जो है वो चेक कराएं और शुरू करते हैं। ये जो सी चीज़ें हैं ना, ये आम तौर पे जो बहुत ज़्यादा प्यास और भूख और ये लगनी, ये आम तौर पे या तो जिनकी शुगर काफ़ी बढ़ गई हो उनको होती है टाइप 2 में, नहीं तो ये आम तौर पे ये सिम्टम्स हैं बच्चों के टाइप 1 डायबिटीज़ के। ये टाइप 2 में आम तौर पे नहीं, जिस तरह अभी एक कॉलर ने बताया कि जी मुझे कुछ भी नहीं पता था और एकदम मैंने चेक कराया तो शुगर निकल आई, तो ये आम तौर पे इंसिडेंटल फाइंडिंग होती है। लेकिन उसके अलावा अगर किसी का वेट एकदम नीचे जाना शुरू हो जाए, किसी को इसी तरह पाँव में सुन होना शुरू हो जाए, कुछ जलन शुरू, ये इलाका डेवलप किया और प्लान करके उनको बताया, उसके बाद डेफिनेटली उसकी प्राइस ऊपर गई। अभी CBD के पास यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टी मौजूद है और हम कोशिश कर रहे हैं कि इसमें थोड़ी एडिशनल लैंड इनको और दें ताकि इसको एक्सपेंड किया जा सके। एक कोशिश हमारी CBD की सबकी मिलके है कि ये जो मेन रोड है इसको वॉल्टन रोड और डिफेंस के साथ जल्द अज जल्द कनेक्ट किया जाए। दिसंबर या जनवरी में किसी वक्त में इंशाल्लाह ताला ये नया ब्रिज बन रहा है यहाँ पे इस टाइम पे, जैसे ही ये कंप्लीट होगा तो ये मेन हाईवे जो है, मेन बुलेवार्ड जो है, ये डिफेंस और वॉल्टन रोड के साथ कनेक्ट हो जाएगी। ये एक लाहौर का नया एक्सेस मिल जाएगा लोगों को
सबसे इम्पोर्टेंट वो है। दूसरा, CBD गार्डन टाउन में प्रोजेक्ट टेकअप कर रही है, जो गार्डन टाउन का ट्रैफिक का इशू है जो बिल्कुल इसके साथ है, वहाँ पे जाके ट्रैफिक अगर आप कनाल पे जाएं या किसी साइड पे जाएं तो चौक हो जाती है। तो उसका भी फौरी तौर पर CBD जो है वो प्रोजेक्ट टेकअप करने लगी है और हमारी कोशिश है कि जल्द अज जल्द उसको शुरू करेंगे इंशाल्लाह ताला। मेन चीज़ काफ़ी दफ़ा डिस्कस हुई है, ये एक अच्छी एग्जांपल है CBD की। इस पे हमने काफ़ी काम किया और उसके बाद फ़िरोज़पुर रोड पे इनको एक और लैंड दी जिस पे ऑलरेडी CBD ने अपना काम शुरू कर दिया है। अभी मैं CBD से कहूँगा कि रावलपिंडी में जो जगह भी पिक करनी है, चाहे वो रिंग रोड पे करनी है या शहर के अंदर हमारी जगहें उसमें करनी है, वो पिक करें। हफ्ते में 10 दिन में अपनी जगह फाइनलाइज करके ले आएँ ताकि हम CBD रावलपिंडी भी शुरू कर सकें, क्योंकि ये वो पंजाब गवर्नमेंट की ज़मीनें हैं जो ज़ाया हो रही हैं, जहाँ पे उससे 100 गुना ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट किया जा सकता है और हुकूमत को फ़ायदा दिया जा सकता है। अभी एक और टारगेट इनका है जो इन्होंने पूरा करना है, वो $500 मिलियन का इन्होंने रेवेन्यू अगले 2-3 महीने में इकट्ठा करना है, क्योंकि यहाँ पे डिप्लोमेटिक इंक्लेव भी बन चुका है। ऑलरेडी हमने अप्रूवल दे चुकी हुई है, अब हम कोऑर्डिनेशन में हैं बाकी डिपार्टमेंट के साथ। एक दफ़ा वो बन जाता है तो यहाँ पे पूरी डिप्लोमेटिक कम्युनिटी जो है लाहौर की वो यहाँ शिफ्ट हो जाएगी। उसके ऊपर भी काम तेज़ी से जारी है, उसका क्रेडिट भी इनको जाता है कि इन्होंने बहुत तेज़ी से उसके ऊपर काम किया। लेकिन CBD पिंडी ये आपको फौरी शुरू करना चाहिए ताकि ये मुल्तान का ऑलरेडी हम जगह प्रपोज कर चुके हुए हैं, उसके ऊपर खैर लंबा टाइम लगेगा, लेकिन पिंडी के लिए देर नहीं करनी चाहिए। ठीक है, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। CBD लाहौर प्राइम का इफ्तिताह निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। उनका कहना था कि लाहौर में ट्रैफिक के बहाव को बेहतर बनाने के लिए ऐसे मंसूबे नागुज़ीर हैं। CBD गार्डन टाउन में भी मंसूबा शुरू किया जा रहा है। CBD से मुल्हक़ा सड़कों की तोसी कर रहे हैं ताकि ट्रैफिक के बहाव को बेहतर बनाने के हवाले से मदद मिल सके। PTV न्यूज़ से ये थी ताज़ा तरीन। अपने करीबी किसी फिजिशियन को दिखा लें और एक एहतियातन एक पेट के कीड़ों की दवाई ले लें, तो वो बाज़ का पेट में कीड़े होते हैं उसके साथ भी इस किस्म के प्रॉब्लम हो जाते हैं। हमारे यहाँ काफ़ी कॉमन है वॉर्म इन्फेस्टेशन, तो वो एक दवा ले लें आप केमिस्ट से, कि वो मिल जाती हैं दवाएं, आपको बता देंगे। तो उसके अलावा मेरा ख्याल है कि आपको साथ थोड़ा सा सौंफ और इलायची वगैरह इस्तेमाल किया करें, मुझे लगता है उससे ये चीज़ें ठीक हो जाएंगी इंशाल्लाह। तो ये जो आपने पेट के कीड़ों की दवाई दी है जो अल्बेंडाजोल है या वर्मॉक्स है, ये कितनी लेनी चाहिए और किस तरह लेनी चाहिए, ये भी थोड़ी एक्सप्लेन करते हैं। जो एक डोज लेके ना और उसके बाद 15 दिन के बाद रिपीट करना चाहिए और पूरी फैमिली को साथ ही इकट्ठा लेना चाहिए ताकि वो एक से दूसरे को क्रॉस इन्फेक्शन ना हो। तो मैं आमतौर पर ये सजेस्ट करता हूँ सब घर वालों को, जी आप 2 गोलियाँ होती हैं जो एल्बेंडाजोल की होती हैं, कि 2 गोलियाँ आज लें, 15 दिन के बाद, और सारे घर वाले लें। अच्छा डॉक्टर साहब, हमारे यहाँ अनीमिया भी बहुत कॉमन है, खून की कमी बहुत है, औरतों में तो बहुत ज़्यादा होती है, उसकी वजह से भी उनकी सांस फूल रही होती है, छाइयाँ आ रही होती हैं और भी बहुत सारे मसले होते हैं। तो ये भी इसकी भी जो आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया है, इसके बारे में भी थोड़ी बात कर लें। जी, इसमें वही है कि ख्वातीन में जो रेगुलर मंथली साइकिल्स होते हैं उसकी वजह से ब्लड लॉस होता है। उसके अलावा फिर प्रेगनेंसीज के साथ जो सा है वो जो है वो उसमें ब्लड यानी काफ़ी ज़्यादा खून की कमी हो जाती है। बच्चे कुछ सारी चीज़ें माँ की उससे बनती हैं और अगर माँ उसके हिसाब से अपना न्यूट्रिशन ना लें, आयरन वगैरह ना लें, तो जिसके साथ ये प्रॉब्लम बढ़ते जाते हैं। और वो उसके साथ जब खून की कमी होती है, खून ऐसी चीज़ है जिसने ऑक्सीजन को लेके सारे जिस्म में पहुंचाना है। जब खून की कमी होगी तो ऑक्सीजन जिस्म में नहीं पहुंचेगी और उसके साथ फिर वही सारे मसाइल जिस्म में, थकावट, सांस फूलना, हर वक्त चिड़चिड़ापन तबीयत में, और ये सब चीज़ें उसके साथ होती हैं। तो उसमें फिर सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यही है कि अगर और बात लोगों को बवासीर होती है, बवासीर के साथ ब्लड लॉस काफ़ी ज़्यादा हो जाता है, उसके साथ भी होता है। और आमतौर पर ख़वातीन छुपाती हैं कि जी ऐसी बीमारी बताती नहीं, बवासीर वगैरह के खून कम, यानी वो थोड़ा सा हमारे सोशल ऐसे हैं स्टिग्मा।
तो इसमें मेरा ख्याल है कि ये सारे क्वेश्चन पूछना और उसके साथ ऐसे पेशेंट को वार्म की दवाई भी दे देनी, और उसके साथ फिर आयरन सप्लीमेंट, आजकल तो बहुत सस्ते भी अच्छे आयरन सप्लीमेंट मिल जाते हैं, फॉलिक एसिड साथ सप्लीमेंट दिए जा सकते हैं, उससे चीज़ें बहुत बेहतर हो सकती हैं। अच्छा, एक और चीज़ जो सर्दियों में बहुत होती है वो कब्ज है, कॉन्स्टिपेशन है, लोग पानी नहीं पी रहे होते, तो इस कॉन्स्टिपेशन को कैसे क्योर करना है इसके ऊपर भी बात करें। जी, कॉन्स्टिपेशन के लिए सबसे अहम चीज़ तो नेचुरल चीज़ें हैं, उसमें वही कोशिश ये करनी चाहिए कि पानी किसी ना किसी लिक्विड, किसी ना किसी शक्ल में, कोई कावा, कोई यखनी, किसी ना किसी शक्ल में, और ज़बरदस्ती लोगों को, और ख़ासकर ओल्ड पेशेंट में ना जो है उनकी प्यास की हिस्स ख़त्म हो जाती है, तो ज़्यादातर ओल्ड पेशेंट्स में ये प्रॉब्लम होता है। दूसरे नंबर पे फिर जो है ना आप ये सैलड्स वगैरह, और सैलड के ऊपर ना अगर वो जैतून का तेल एक्स्ट्रा वर्जन का 1 चम्मच डाल सकें तो वो बहुत अच्छा है, या कोई और इसी तरीके से ये कोई भी इवन देसी घी थोड़ा सा इस्तेमाल किया जा सकता है, मक्खन इस्तेमाल किया जा सकता है, क्योंकि हमारे ऑलिव ऑयल का इतना ज़्यादा यूज़ नहीं होता। उसके अलावा फिर तीसरे नंबर पे इसबगोल का छिलका दिया जा सकता है, इसबगोल का छिलका पानी में हल करके उसके 2 चम्मच उसको दे दी जाए, और अगर उसके बाद भी ना हो तो फिर मुख्तलिफ दवाएं हैं जो कि अवेलेबल हैं मार्केट में, लेकिन 48 आवर से अगर किसी को ज़्यादा कॉन्स्टिपेशन रहे तो उसको चाहिए कि ग्लिसरीन की बत्तियाँ सपोजिटरीज अपने पास रखे, और 2 सपोजिटरीज ऐसे मौके पर रख ले ताकि एक दफ़ा उसका क्लियर हो जाए। 48 आवर से ज़्यादा अगर पेशेंट नॉर्मल रूटीन पास करने वाला स्टूल, तो अगर 48 आवर से ज़्यादा हो जाए तो उसको चाहिए कि ये खुद ब खुद ऐसा काम कर लिया करे, क्योंकि उसके साथ फिर नहीं तो कॉन्स्टिपेशन ज़्यादा रहे तो फिर और मसाइल शुरू हो जाते हैं। और डायबिटीज़ की वजह से भी और पानी ना पीने की वजह से भी गुर्दों पे जो जोर होता है, तो उसके ऊपर भी बताइए गुर्दों का खास ख्याल कैसे रखा जाए, स्पेशली डायबिटिक पेशेंट में। जी, गुर्दों के लिए डायबिटिक पेशेंट में गुर्दों पे 2 चीज़ों की वजह से असर होता है, एक ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो और एक शुगर कंट्रोल ना हो। तो ब्लड, और बाज़ का ब्लड प्रेशर कंट्रोल भी होता है, शुगर कंट्रोल ना होने की वजह से एल्ब्यूमिन आना शुरू हो जाती है गुर्दों से, और बाहर एक्सक्रीट होना शुरू हो जाती है। दिस इज़ द अर्ली साइन। इसके बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता गुर्दे डैमेज होना शुरू हो जाते हैं। तो इसमें सबसे अहम चीज़ यही है कि सबसे इम्पॉर्टेंट ब्लड प्रेशर का कंट्रोल, और अगर प्रोटीन्स आना शुरू हो गए हैं तो अगर ब्लड प्रेशर नॉर्मल भी है तो फिर भी उसको वो कुछ दवाई देनी पड़ती है ब्लड प्रेशर की, ताकि वो गुर्दों के अंदर प्रेशर को कम रखें। और दूसरे नंबर पे शुगर का कंट्रोल अगर कर लिया जाए, और तीसरा नंबर पे शुगर के मरीज़ों में आम तौर पे मसाने के भी मसाइल आ जाते हैं। बाज़ का पेशाब निकल जाता है, पता नहीं चलता, पेशाब मसाने के वेल्व डैमेज हो जाता है, जिसकी वजह इसको हम कहते हैं ऑटोनॉमिक न्यूरोपैथी, तो जिसमें कभी पेशाब रुक जाता है, कभी पेशाब वैसे ही खारिज होना शुरू हो जाता है। तो उसके लिए भी फिर मुख्तलिफ किस्म की दवाएं हैं जो दी जा सकती है, जिसके साथ इस मसले को भी हल किया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मौजूद थे डॉक्टर जमाल ज़फ़र, मेडिकल स्पेशलिस्ट। आपने सुना कि सर्दियों में अपना ख़ास ख्याल रखिए, ख़ुद को गर्म रखिए, बहुत ही न्यूट्रिशियस ग़िज़ा खाइए, और इन्फेक्शन से दूर रहने का यही तरीका है कि अपनी क़ुव्वत मुदाफ़ियत, अच्छी ग़िज़ा, बहुत सारी एक्सरसाइज और ख़ुद को गर्म रखे करना है। बहुत बहुत शुक्रिया देखने का। इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।